नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और अब आपको देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है ये सब बताएंगे। महज 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं देश में लगने वाली अब बूस्टर डोज के बारे में, क्योंकि देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 की बूस्टर डोज अब लगने की शुरुआत हो गई है। बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप महज 1 मिनट के भीतर। अब देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो गई है। 10 अप्रैल रविवार से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 टीके की प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका ऐलान किया था। मंत्रालय ने कहा था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सभी लोग जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगवाए 9 महीने हो गए हैं, वो प्रिकॉशन डोज के योग्य होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2.4 करोड़ प्रिकॉशन डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग चुकी है, जबकि 12 से 14 साल की उम्र के 45% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। बता दें, जिस वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगी है वही वैक्सीन आपको प्रिकॉशन डोज के तौर पर दी जाएगी। वैक्सीन को मिक्स करने की देश में इजाजत नहीं है। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि प्रिकॉशन डोज के लिए कोविन पोर्टल पर फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। तो कोरोना की लड़ाई के इस बीच जाहिर तौर पर ये एक राहत भरी खबर है कि बूस्टर डोज अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी और ऐसे में सभी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाएं भी, ये भी अपील है। लेकिन इसी के साथ वैक्सीन से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। दरअसल कोरोना से जंग जारी है और भले ही कोरोना के आंकड़ों में कमी आई हो, लेकिन कोरोना से इस जंग में वैक्सीनेशन का सुरक्षा चक्र बेहद जरूरी है। ऐसे में राहत भरी खबर ये है कि कोरोना की वैक्सीन के दामों में भी अब गिरावट आई है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है और ये कितना फायदेमंद है, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखें आखिर कितनी सस्ती हुई है कोरोना वैक्सीन। अब देश भर में वैक्सीनेशन अभियान जारी है। देश भर में वैक्सीनेशन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जा रही है। देश की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन का सुरक्षा चक्र मिला है, तो बड़ी आबादी के लिए अभी भी सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन मुफ्त में है। लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवानी हो तो ये फ्री नहीं है। लेकिन अब राहत भरी खबर ये है कि अब वैक्सीन के दाम पहले के मुकाबले काफी कम हो गए हैं। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वैक्सीन के दामों को कम करने का निर्णय लिया और इसके साथ ही अब निजी अस्पतालों में कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, दोनों के ही लगवाने पर पहले के मुकाबले कम कीमत देनी होगी। बताया जाता है कि सरकार के साथ राय मशवरा किया गया और उसके बाद वैक्सीन निर्माता कंपनियों की तरफ से ये कदम उठाया गया। प्राइवेट अस्पतालों को अब कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए की बजाय 225 रुपए में देनी होगी। वहीं कोवैक्सीन के दाम की बात कर ले तो 1200 रुपए की जगह अब इसका दाम भी 225 रुपए होगा। तो सरकारी अस्पतालों में तो वैक्सीन फ्री है ही, लेकिन अगर आप प्राइवेट अस्पतालों से ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो वहां पर भी अब आपको दाम पहले से कम देने होंगे, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ ही भारत बायोटेक दोनों ने वैक्सीन के दामों को कम कर दिया है। यानी कि इसके बाद अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन के दामों में गिरावट आई है और ऐसे में कम दाम आपको वैक्सीन लगवाने के लिए अब देने होंगे। लेकिन अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में इमरान की सरकार गिर गई है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की नई सरकार कैसी होगी और कौन कौन इसमें शामिल होगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार रविवार की रात हुई वोटिंग में इमरान खान को हार का सामना करना पड़ा। 342 सदस्यों वाली सदन में विपक्ष को 174 सदस्यों का समर्थन मिला। अब संयुक्त विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे और इमरान सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले दलों के नेताओं को भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी। इस नई सरकार में कौन कौन शामिल होगा ये जानना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी इस नई सरकार का हिस्सा होंगे। जरदारी के बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो, जमीयत उलेमाए इस्लाम चीफ मौलाना फजलुर रहमान, इमरान सरकार में मंत्री रहे खालिद मकबूल सिद्दीकी, विपक्ष के कई नेता अब इस नई सरकार में नजर आएंगे।
तो साम दाम दंड भेद सभी हथकंडों को अपनाने का प्रयास इमरान खान की ओर से किया गया, लेकिन कोई भी प्रयास उनके काम ना आया, क्योंकि आखिरकार इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना ही पड़ा। और उसके बाद अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग जो हुई, उसके बाद इमरान खान की सरकार अब गिर गई है और नई सरकार का गठन अब पाकिस्तान में होने वाला है। लेकिन अब बात करेंगे लगातार जारी युद्ध के बारे में, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में शनिवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात के माध्यम से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के प्रति एकजुटता दिखाई है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं महज 1 मिनट के भीतर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शनिवार को युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और वहां उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन की राजधानी और आसपास के इलाकों से रूसी सेना के पीछे हटने और यूक्रेन द्वारा यूरोपीय देशों से हथियार की मांग के बीच इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने कीव का दौरा किया था और उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। इसे यूरोपीय देशों की ओर से यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने का संकेत माना जा रहा है। कई यूरोपीय देश यूक्रेन की राजधानी कीव में दोबारा अपना दूतावास खोलने की योजना बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस मुलाकात की जानकारी दी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यूक्रेन के लिए दीर्घकालिक समर्थन पर चर्चा हुई। इसके साथ ही वित्तीय और सैन्य सहायता पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाके को खाली कर दिया। उसने अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अलगाववादी क्षेत्र डोनबास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वहीं यूक्रेनी फौज लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रही है। तो ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन से ये जो मुलाकात हुई है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से ये जो मुलाकात की गई है, इसके जरिए एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस युद्ध के बीच जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी है, ऐसे में कौन सा देश किस देश के साथ है वो जरूर यहाँ पर खुलकर अब सामने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन की ओर से ये मुलाकात की गई जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन इसी बीच अब बात करेंगे एक और खबर की। दरअसल इस साल जुलाई महीने से हज यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए पहले से आवेदन करना अब जरूरी होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सऊदी अरब ने 2 वर्ष तक कोरोना के कड़े प्रतिबंधों के बाद इस बार हज पर देश से बाहर आने वाले लोगों की भागीदारी बढ़ाने का फैसला लिया। इस साल हज यात्रियों की संख्या 10 लाख तक तय की गई है। इस बार 65 से कम उम्र के लोग ही हज यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं। यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विदेश से आने वाले लोगों को नेगेटिव कोरोना टेस्ट भी दिखाना होगा। पिछले साल में 60,000 सऊदी नागरिकों को ही हज की अनुमति दी गई थी। कोरोना महामारी से पहले दुनिया भर के 25 लाख लोगों को हज यात्रा करने की अनुमति दी जाती थी। 1 सप्ताह तक चलने वाली हज यात्रा के दौरान मक्का और मदीना में इस्लाम के पवित्र स्थलों तक की यात्रा और साल भर चलने वाले उम्रा से सऊदी अरब महामारी से पहले हर साल $12 अरब अर्जित करता था। सऊदी अरब सरकार के इस फैसले से वो लोग काफी प्रभावित होंगे जो पिछले 2 साल से कोरोना के चलते हज की यात्रा में नहीं जा पा रहे थे। इस साल जुलाई महीने से हज की यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए पहले से आवेदन करना होगा। ऐसा माना जाता है कि हर एक मुस्लिम अपने जीवन में इस यात्रा को करना चाहता है। तो जाहिर तौर पर ये एक राहत की खबर है, क्योंकि इस साल जुलाई से हज यात्रा की शुरुआत हो रही है। लेकिन कई सारे नियम होंगे जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड वैक्सीनेशन हुआ हो ये जरूरी होगा, टीकाकरण अनिवार्य होगा, लेकिन साथ ही साथ यात्रा करने से पहले पंजीकरण करवाना भी बेहद जरूरी होगा। लेकिन इसी के साथ अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जन आरोग्य मेले की शुरुआत की। उन्होंने कोडिया में इस मेले का शुभारंभ किया। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन आरोग्य मेले की शुरुआत की। सीएम ने जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। इस मेले के शुभारंभ होने के बाद लोगों को एक ही जगह पर डॉक्टर, डायग्नोस्टिक और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2020 में जनवरी से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण के साथ ही शहरी क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसके पीछे का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके। दरअसल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा के गोल्डन कार्ड के साथ पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू की थी।
तो हर एक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, इसी मकसद के साथ जन आरोग्य मेले की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। लेकिन अब बात करेंगे मायावती और राहुल गांधी के बीच जारी वार पलटवार के दौर की। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बीते दिनों राहुल गांधी ने मायावती पर बयान दिया था, जिस पर अब मायावती ने पलटवार किया है। यूपी के विधानसभा चुनावों में गठबंधन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कभी राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम और कमजोर करने के लिए काशीराम को सीआईए का एजेंट बताया था। उन्हीं की राह पर चलकर उनका बेटा मायावती पर इस तरह के गलत आरोप लगा रहा है। मायावती ने आगे कहा कि सियानी बिल्ली की तरह राहुल गांधी अपने घर को हथिया नहीं पा रहे हैं और बीएसपी पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये कहना कि कांग्रेस का दोबारा मायावती को सीएम बनाने के मुद्दे पर मैंने जवाब नहीं दिया, ये बात गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 9 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा संघ गठबंधन करना चाहती थी। मायावती को सीएम पद का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। तो राहुल गांधी के बयान पर अब मायावती का पलटवार सामने आया है और इन बयानों से आपने राजनीतिक गर्मी तो बढ़ती देख ली है, लेकिन अब बात करेंगे असल में बढ़ती गर्मी के बारे में। दरअसल दिल्ली एनसीआर में लू का असर देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि शहर में तापमान लगातार सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है और इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के लिए लोगों को भी अलर्ट होने की जरूरत है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली अब भीषण लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को लू से बचने और दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में न निकलने की सलाह दी गई है। गर्मी से बचने के लिए बार बार पानी पीते रहने को कहा गया है। मई जैसा तापमान अप्रैल में होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार छुपती गर्मी से फिलहाल राहत की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा। धूप आग बनकर आसमान से बरसती रहेगी। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में भीषण लू और लू का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। वहीं आईएमडी ने दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों, राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 11 अप्रैल तक गर्मी और लू का ये दौर बरकरार रहेगा। इस दौरान तापमान 41 डिग्री से नीचे नहीं आएगा। इसके बाद 12 और 13 अप्रैल को मामूली राहत मिलेगी। हालांकि ये भी सामान्य से ज्यादा होगी, लेकिन इसके बाद 14 अप्रैल को एक बार फिर तापमान 40 डिग्री को छू लेगा। यानी गर्मी आगे अपने पूरे रंग दिखाने वाली है। तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि लगातार बढ़ते इस तापमान के कारण लू के थपेड़े आम जनता को झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ती महंगाई के कारण भी आम जन त्रस्त है, परेशान है। और हरियाणा में रोजाना सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव जारी है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। नींबू के दाम तो लोगों का हाल बेहाल कर रहे हैं। आखिर क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए आप। अब तक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, रसोई गैस सिलेंडर, खाद्य तेल आदि की कीमतों की बात हो रही थी, लेकिन अब सब्जियों के दामों ने भी आम जनता का हाल बेहाल कर दिया। आपकी नजर उतारने वाले नींबू को भी नजर लग गई। जी हां, नींबू की कीमत अब सेब से ज्यादा हो गई है। नींबू की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। नींबू ने कीमतों के मामलों में फलों को भी पीछे छोड़ दिया। कुछ जगहों पर नींबू की कीमतें 300 पार कर चुकी है। लगातार सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव जारी है। आलम कुछ यूं है कि अब बाजारों में भीड़ गायब होने लगी है। लोग सब्जियां खरीदने के बजाय दालें खाकर ही गुजर बसर कर रहे हैं। लगातार दाम बढ़ रहे हैं और सब्जियां खरीदना लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। महंगाई के मार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की जेब पर बोझ और बढ़ा दिया है। हालात कुछ ऐसे हैं कि कितना भी कमाइए, पैसे भाव की तरह उड़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोग सरकार से महंगाई कम करने की अपील कर रहे हैं। तो
तो लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम जन परेशान है, त्रस्त है और ऐसे में सरकार से अपील है कि इस बढ़ती महंगाई पर लगाम किसी भी तरह से लगाई जाए। लेकिन अब बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला में पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचकूला के विकास संबंधित कई बातें कही। तो कई सरकारी योजनाओं के जरिए जनता को मिलने वाले लोन के प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला में जन विकास रैली में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने पंचकूला को 300 करोड़ से अधिक की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री ने रैली स्थल से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं के जरिए जनता को मिलने वाले लोन के प्रमाण पत्र लाभार्थियों को दिए। 180 करोड़ के तो जो शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं और 588 करोड़ रुपए की नई घोषणाएं की गई हैं। ऐसे कुल 800 करोड़ रुपए की एक सौगात पंचकूला जिले के लोगों को ये दी जाती है। अब एक और तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुखिया पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर पंचकूला के विकास कार्यों को लेकर जानकारी भी दी। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो आने वाले दिनों में पंचकूला की तस्वीर बिल्कुल बदलने वाली है। जिले में कई विकास कार्य होने वाले हैं, जिसके चलते पंचकूला गुरुग्राम के बराबर बन सकता है। तो पंचकूला में आगे आने वाले समय में कई विकास कार्य होने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से कई सौगातें जो पंचकूला को आज दी गई हैं। लेकिन इसी के साथ अब बात करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल के भिवानी दौरे के बारे में। दरअसल कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी के रामबाग में गेट के जीर्णोद्धार का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस दौरान जेपी दलाल ने किसानों की परेशानियों को लेकर भी बात की। मंडियों में इन दिनों गेहूं की खरीद चल रही है, लेकिन मंडियों में पहुंचते ही किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की कि किसान मंडियों में एक साथ जाने की बजाय पोर्टल के हिसाब से पहुंचे, ताकि मंडी में किसानों की ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो और किसानों का गेहूँ सही समय पर बिक सके। कहीं कहीं लाइनें ज्यादा हैं, लेकिन किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो मंडी की व्यवस्था है, जो हम निमंत्रण देके बुलाते हैं, उसी तरह से आएँ। एक ही दिन में सारे किसान आ जाएंगे तो लाइन लगना स्वाभाविक है। हमारे अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से जो हम निमंत्रण देते हैं उस तरह से आएंगे तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया कि किसानों की फसल बिक्री को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गेहूं की फसलों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को लेकर हर जगह फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। तो किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या न आए, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं और साथ ही सख्त हिदायत, सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि किसानों को कोई भी समस्या ना आने दी जाए और आगजनी जैसी कोई भी घटना ना घटे, इसे लेकर भी पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। लेकिन अब बात करेंगे करनाल के जश हत्याकांड के बारे में, क्योंकि इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने महिला को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। करनाल से सामने आए जश हत्याकांड मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। एक 5 साल के मासूम की निर्ममता से हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली उसकी चाची ही थी, जिसने गला दबाकर मासूम जश की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस रिमांड के दौरान महिला से सभी साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास करेगी। साथ ही इस मामले में बच्चे के ताऊ और ताई जो शुरुआत से संदेह के घेरे में हैं, उनकी क्या भूमिका है ये भी पता लगाया जाएगा। जैसा जो भी तफ्तीश में आएगा उसके बाद आप लोग क्या रिश्ता है सर? ये रिश्ते में इसकी इसके परिवार में से चाची लगती है। अंजलि नाम है। रिमांड पे लिया गया सर? इसको 3 दिन के रिमांड पे लिया गया है। क्या कबूल किया सर? अभी इनको 3 दिन के रिमांड पे लिया है। 3 दिन में रिमांड के दौरान जो भी तथ्य आएगा, जो ये बताएगी, जो रिकवरी कराएगी, वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करके बताएगी।
तो महज 5 साल के मासूम जश की हत्या कर दी गई। बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या की गई, लेकिन पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी ये लगी है कि जो आरोपी महिला है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। 3 दिन की रिमांड पर महिला को भेजा गया है। ऐसे में पुलिस पूछताछ में इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं जाट आंदोलन के बारे में। दरअसल 6 साल पहले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज पहला मुकदमा अब रद्द हो गया है। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर दिया है और फैसले को पलट दिया है। करीब 6 साल पहले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज पहले मुकदमे में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के आदेशों को रद्द करते हुए जाट नेताओं को राहत दी है। किसान नेता रमेश दलाल की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और इस फैसले को भविष्य में प्रतिपादित करने के लिए भी इसे रिपोर्टेबल करने के आदेश जारी किए गए। रमेश दलाल का कहना है कि इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी विचाराधीन मुकदमों पर भी पड़ेगा। और जो तथ्य रखे उस पे हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला बहुत ही अच्छा आया, जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि जाट समाज का आंदोलन पूरे आंदोलन के दौरान कई दिन तक शांतिपूर्ण रहा और शांतिपूर्वक ही खत्म हुआ और खत्म होने के बाद भी जाट समाज ने शांति बनाने के लिए काम किया। तो 1 मिनट के भीतर पूरी रफ्तार से आपको रिपोर्ट हमने दिखाई है और ऐसे में अब आपको बता दें कि इस बुलेटिन में इसी के साथ बस इतना ही और आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।